जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम तुरंत किसी दोस्त को कॉल नहीं कर सकते या दुनिया के किसी कोने में बैठे डॉक्टर से बात नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इन्वेंशन से पहले लोग कम्युनिकेट करने के लिए धीमे तरीकों पर डिपेंड करते थे। टेलीफोन ने हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मार्क किया। इसने हमेशा के लिए बदल दिया जिस तरह इंसान एक दूसरे से कनेक्ट और इंटरैक्ट करते हैं। टेलीफोन ने दुनिया को और करीब ला दिया, दूरियां कम कर दी और ह्यूमन इंटरैक्शन को तेज कर दिया। सदियों तक लिखी हुई बातें ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का सबसे मेन और रिलायबल जरिया थीं। चिट्ठियां, जो बड़े ध्यान से हाथ से लिखी जाती थीं और जमीन और समुंदर के रास्ते भेजी जाती थीं, वो पर्सनल और प्रोफेशनल बातचीत की बैकबोन थीं। ये चिट्ठियां, जिनमें अक्सर एक पर्सनल टच होता था और जो डेली लाइफ की डिटेल से भरी होती थीं, दूर दूर रहने वाले लोगों के बीच एक टैंजिबल लिंक, मतलब एक मजबूत कनेक्शन बनाती थीं। परिवार खबरें शेयर करने के लिए लेटर्स पर ही डिपेंड करते थे, व्यापारी बिजनेस करने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे और सरकारें इन्हें ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए इस्तेमाल करती थीं। इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में इफेक्टिव तो था, पर इस लेटर राइटिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी थी: टाइम। डिलीवरी की स्पीड पूरी तरह से अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन के साधन पर डिपेंड करती थी और अक्सर एक मैसेज को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हफ्ते या महीने भी लग जाते थे। इस डिले की वजह से, जो कि होती ही थी, फौरान जवाब देना इम्पॉसिबल हो जाता था। इसलिए भेजने वाले और पाने वाले दोनों को ही पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती थी। जरा सोचिए, एक सिंपल से सवाल या किसी अर्जेंट रिक्वेस्ट के जवाब के लिए हफ्तों इंतजार करना। टेलीफोन से पहले के जमाने में ये एक आम बात थी। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद लिखी हुई बातों ने, मतलब लेटर्स ने, एक कल्चर बनाया था, सोच समझकर लिखने का और बेसब्री से इंतजार करने का। हर लेटर जो बड़ी मेहनत और ध्यान से लिखा जाता था और जिसका बेसब्री से इंतजार होता था, उसकी बहुत वैल्यू होती थी। ये एक टेंजिबल कनेक्शन देता था, मतलब एक असली जुड़ाव, एक ऐसी दुनिया में जो और भी क्विक कम्युनिकेशन के लिए तरस रही थी। लेटर लिखने की आर्ट अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग और ध्यान से चुने गए शब्दों के साथ एक बहुत ही पसंदीदा प्रैक्टिस बन गई थी। इससे पता चलता है कि उस टाइम रिटन कम्युनिकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जैसे जैसे समाज बदला और तेज कम्युनिकेशन की जरूरत बढ़ी, इंसानों ने मैसेजेस को ज्यादा तेजी से भेजने के लिए और भी नए नए तरीके निकाले। विजुअल कम्युनिकेशन के सबसे पुराने तरीकों जैसे स्मोक सिग्नल्स और फायर बीकन्स, जिनसे दूर दूर तक सिंपल मैसेजेस पहुंचाए जाते थे, से लेकर ज्यादा एडवांस्ड सेमाफोर सिस्टम्स तक, जिनमें फ्लैग्स और टावर्स का इस्तेमाल होता था, स्पीड की चाहत ने नए नए इन्वेंशंस करवाए। ये शुरुआती कोशिशें, भले ही इनसे भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन की कम्प्लेक्सिटी कम थी, इन्होंने इंसान की एक दिली ख्वाहिश को दिखाया, दूरी और समय की रुकावटों को पार करने की। 19वीं सदी में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का इन्वेंशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। तारों के नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का इस्तेमाल करके टेलीग्राफ से महाद्वीपों के पार मैसेजेस का लगभग तुरंत ट्रांसमिशन मुमकिन हुआ। इस ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी ने न्यूज़ फैलाने, मिलिट्री ऑपरेशंस और बिजनेस के लेन देन में क्रांति ला दी। दुनिया को ऐसे तरीकों से छोटा कर दिया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अपनी स्पीड के बावजूद टेलीग्राफ की अपनी कुछ कमियां थीं। यह सिस्टम एक खास कोड पर चलता था जिसके लिए ट्रेंड ऑपरेटर्स की जरूरत होती थी मैसेजेस को एनकोड और डिकोड करने के लिए। इस वजह से ये आम आदमी की पहुंच से बाहर था। इसके अलावा टेलीग्राफ सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही भेज पाता था, जिसमें आवाज के उतार चढ़ाव या बोली गई बात की इमोशनल गहराई की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक ज्यादा पर्सनल और एक्सेसिबल कम्युनिकेशन तरीके की चाहत अधूरी ही रही। जो कम्युनिकेशन के तरीके थे, उनकी लिमिटेशंस की वजह से एक ऐसी डिवाइस की चाहत और बढ़ गई जो इंसानी आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सके। जरा सोचिए, किसी अपने की आवाज सुनने की वो चाहत सिर्फ कागज पर उनके शब्द पढ़ना नहीं, या फिर मुश्किल बातें रियल टाइम में डिस्कस करने की जरूरत, बिना चिट्ठी पत्री वाली देरी और लिमिटेशंस के। कम्युनिकेशन के एक ज्यादा डायरेक्ट और पर्सनल तरीके की इसी तड़प ने उस इन्वेंशन के लिए स्टेज सेट किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया: द टेलीफोन। टेलीफोन का इन्वेंशन कोई अचानक से हुआ ब्रेक थ्रू नहीं था, बल्कि ये कई सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और कई इन्वेंटर्स की बिना रुके कोशिशों का नतीजा था। ये पायनियर्स,
जिनका एक कॉमन सपना था कि दुनिया को आवाज के जरिए जोड़ा जाए, उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। उनकी स्टोरीज, जो सक्सेसेस और फेलियर्स दोनों से भरी थीं, उस डेडिकेशन और कमाल की सोच को हाईलाइट करती हैं जिनकी वजह से इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। अगले सेक्शन में हम इन अर्ली कम्युनिकेशन पायोनियर्स की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे, उनके आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और उन चैलेंजेस को भी देखेंगे जो उन्होंने फेस किए तारों के जरिए इंसानी आवाज को ट्रांसमिट करने की अपनी इस कोशिश में। उनकी कोशिशें भले ही हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहीं, उन्होंने बेल की अल्टीमेट जीत और कम्युनिकेशन में एक नए दौर की शुरुआत के लिए रास्ता बनाया। वायर्स पर फुसफुसाहट, द अर्ली सीकर्स। टेलीफोन के इन्वेंशन की कहानी किसी अकेले जीनियस की कहानी नहीं है जिसे अचानक से कोई बड़ा आइडिया आया हो, बल्कि ये एक ऐसी कैप्टिवेटिंग कहानी है जो उन अनगिनत लोगों के एफर्ट्स से बनी है जिन्होंने इंसानी आवाज को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करने का सपना देखा था। ये पायनियर्स जो क्यूरियोसिटी और इनोवेशन की चाहत से भरे थे, उन्होंने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की आखिर में मिली सक्सेस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। उनकी स्टोरीज, जो बेल की फेम के साये में अक्सर अनदेखी रह जाती है, उस कॉम्प्लिकेटेड पजल के इंपॉर्टेंट पीसेस हैं जिससे टेलीफोनिक एज की शुरुआत हुई। इन अर्ली विजनरीज में दुनिया के अलग अलग कोनों से साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स और टिंकरर्स शामिल थे। हर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके साउंड ट्रांसमिट करने की एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी से फैसिनेट था। उनके अप्रोचेस अलग थे, उनके मेथड्स कभी कभी क्रूड थे, लेकिन उनके कलेक्टिव एफर्ट्स ने जो कुछ पॉसिबल समझा जाता था उसकी बाउंड्रीज को पुश किया। हर एक्सपेरिमेंट, हर फेल्ड अटेम्प्ट उन्हें साउंड ट्रांसमिशन के सीक्रेट्स को सुलझाने के एक कदम और करीब ले आया। उनके वर्कशॉप्स, जो अक्सर वायर्स, मैग्नेट्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से भरे रहते थे, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज के लिए एक तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए। एक कॉमन पैशन से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंट किया, अपनी नॉलेज शेयर की और एक दूसरे को उन तमाम टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया जिनका उन्होंने सामना किया। इन अर्ली पायोनियर्स ने, भले ही उन्हें हमेशा डिजायर्ड आउटकम ना मिला हो, कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट कर दिया। बोरसेल का विजन, इंस्पिरेशन की एक चिंगारी। शुरुआती लोगों में से एक जिन्होंने ये कल्पना की थी कि आवाज को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो थे चार्ल्स बोरसेल, एक फ्रेंच टेलीग्राफी इंजीनियर। 1854 में बोरसेल ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग, हालांकि ज्यादातर थियोरेटिकल पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीफोन के अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उनका आइडिया, भले ही उसका कोई प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल नहीं था, उसने यूरोप और उसके बाहर के इन्वेंटर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया और फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स के लिए बीज बो दिए। बोरसेल का प्रपोज्ड डिवाइस, जिसे उन्होंने टेलीफोन नाम दिया था, इस आइडिया पर बेस्ड था कि साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाए, उन्हें एक वायर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाए और फिर रिसीविंग एंड पर उन्हें वापस ऑडिबल साउंड में कन्वर्ट किया जाए। उन्होंने एक डायाफ्राम की कल्पना की, जो एक पतली फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो साउंड वेव्स के रिस्पॉन्स में वाइब्रेट करेगी। उनकी थ्योरी थी कि ये वाइब्रेशंस एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज की जा सकती है, जिससे एक फ्लक्चुएटिंग करंट बनेगा जो साउंड वेव्स के पैटर्न को मिरर करेगा। हालांकि बोरसेल का कंसेप्ट थियोरेटिकली सही था, उनके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने के लिए जरूरी मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी। ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बन माइक्रोफोन का डेवलपमेंट अभी कई साल दूर था। कोई ठोस इन्वेंशन ना होने के बावजूद बोरसेल के विजनरी आइडियाज दूसरे इन्वेंटर्स के लिए एक बीकन की तरह काम आए और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉइस ट्रांसमिशन के सपने को पूरा करने के लिए इंस्पायर किया। राइस का टेलीफोन तार से आवाज तो आई, पर पूरी तरह बात नहीं। बोरसेल की सोच से इंस्पायर होकर जर्मन फिजिसिस्ट और इन्वेंटर योहान फिलिप राइस ने एक ऐसा डिवाइस बनाने का चैलेंज लिया जो इलेक्ट्रिकल वायर्स के जरिए आवाज ट्रांसमिट कर सके। 1860 में सालों के बड़े ध्यान से किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बाद राइस ने अपना टेलीफोन दुनिया के सामने रखा। एक ऐसा जुगाड़ जो आज के हिसाब से तो बहुत बेसिक था,
पर उसने म्यूजिकल टोन्स और दूसरी सिंपल आवाज़ों को काफ़ी साफ साफ ट्रांसमिट किया। राइस का टेलीफोन, जो निटिंग नीडल, सॉसेज की खाल और बियर के पीपे जैसी अजीब अजीब चीज़ों से बना था, उससे उनकी काबिलियत और आवाज़ के सिद्धांतों की गहरी समझ दोनों का पता चलता था। उनका डिवाइस भले ही बाद के टेलीफोन डिज़ाइंस जितना अच्छा नहीं था, पर उसने ये दिखा दिया कि बिजली के जरिए आवाज़ भेजना पॉसिबल है, और यह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। राइस के टेलीफोन पर लोगों का बहुत ध्यान गया और इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में उन्हें पहचान भी मिली, लेकिन वो साफ और समझने लायक स्पीच ट्रांसमिशन करने में कामयाब नहीं हो पाया। वो डिवाइस अपने डिज़ाइन और उस समय इलेक्ट्रिसिटी की कम समझ की वजह से इंसानी आवाज की बारीकियों को ठीक से पकड़ने में स्ट्रगल कर रहा था। अपनी कमियों के बावजूद राइस का इन्वेंशन एक बहुत जरूरी सीढ़ी साबित हुआ, जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सच में तारों से गुजर सकती है, और इससे इस फील्ड में और ज्यादा इनोवेशन को बढ़ावा मिला। बुर्सल और राइस के इन्वेंशंस अपने आप में ग्राउंड ब्रेकिंग तो थे, पर उनसे यह भी पता चला कि एक सच में फंक्शनल टेलीफोन बनाने में कितनी मुश्किलें और चैलेंजेस हैं। उनके डिवाइसेस आवाज़ ट्रांसमिट तो कर सकते थे, पर उनमें प्रैक्टिकल वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी फिडेलिटी और क्लैरिटी की कमी थी। ये लिमिटेशंस उनकी इंजेन्युइटी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उस टाइम के साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की सीमाओं की वजह से थी। एक बेहतर टेलीफोन की खोज इन लिमिटेशंस के खिलाफ एक रेस बन गई। मौजूदा टेक्नोलॉजीज को रिफाइन करने और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करने की एक कांस्टेंट कोशिश। इन्वेंटर्स सिग्नल स्ट्रेंथ, साउंड क्लैरिटी और ह्यूमन स्पीच की बारीकियों को रेप्लिकेट करने के लिए ज़रूरी वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी जैसी इश्यूज से जूझ रहे थे। इन शुरुआती पायोनियर्स के सामने जो लिमिटेशंस थीं, उन्होंने आगे और इनोवेशन के लिए कैटलिस्ट का काम किया, जिससे ज़्यादा सेंसिटिव माइक्रोफोन्स, ज़्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट हुआ और साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के साइंस की डीपर अंडरस्टैंडिंग बनी। हर ऑब्स्टिकल जो पार हुआ, हर ब्रेक थ्रू जो अचीव हुई, दुनिया को एक सच में प्रैक्टिकल और कमर्शियली वायबल टेलीफोन के रियलाइजेशन के एक कदम और करीब ले आई। 1870s तक दुनिया एक कम्युनिकेशन क्रांति की दहलीज पर थी। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही तरक्की और डेडिकेटेड इन्वेंटर्स की लगातार कोशिशों ने एक ऐसे डिवाइस के आने का रास्ता साफ कर दिया था जो आखिरकार दूरी की रुकावटों को खत्म कर सके और इंसानी आवाज को कम्युनिकेशन में सबसे आगे ला सके। मंच तैयार था, ऑडियंस उत्सुक थी और दुनिया एक गेम चेंजर के आने का इंतजार कर रही थी। और भी डायरेक्ट और पर्सनल तरीके से बात करने की चाहत चरम पर पहुंच चुकी थी। बिजनेसेस को क्लाइंट्स से जुड़ने के तेज तरीकों की चाहत थी। परिवार दूर बैठे अपनों की आवाजें सुनने को तरस रहे थे और दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलब थी जो कम्युनिकेशन की इस दूरी को हमेशा के लिए मिटा सके। बहुत से लोगों को पता नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम का एक यंग स्कॉटिश इन्वेंटर अपनी बॉस्टन लैबोरेटरी में बड़ी लगन से काम कर रहा था और वो इस कलेक्टिव सपने को हकीकत में बदलने ही वाला था। साउंड के प्रति अपने पैशन और हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों की मदद करने की अपनी इच्छा से बेल की इंसानी आवाज को ट्रांसमिट करने की लगातार कोशिश जल्द ही इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशंस में से एक बनने वाली थी। दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी थी, एक ऐसा युग जहां दूरी का मतलब अब खामोशी नहीं होगा। एक ऐसे डिवाइस का इंतजार जो माइलों दूर बैठे दिलों और दिमागों को जोड़ सके, साफ महसूस किया जा सकता था, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बस इसे पूरा करने ही वाले थे। जैसे जैसे दुनिया एक ऐसे डिवाइस के लिए बेताब थी जो इंसान की आवाज को माइलों दूर तक ले जा सके, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के एक यंग स्कॉटलैंड में पैदा हुए इन्वेंटर टेलीफोन की कहानी में एक अहम किरदार बनकर उभरे। उनका जन्म 1847 में एडिनबर्ग में हुआ था। बेल को एक फैमिली लेगेसी विरासत में मिली थी जो साउंड और स्पीच की स्टडी से गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके दादाजी अलेक्जेंडर मेलविल बेल एक माने हुए एलोक्यूशनिस्ट थे और उनके पिता अलेक्जेंडर मेलविल बेल ने विजिबल स्पीच डेवलप किया, जो लिखे हुए सिंबल्स का एक सिस्टम था जो बोली जाने वाली भाषा की साउंड्स को दिखाता था।
इसी वोकल अकूस्टिक्स की दुनिया में बड़े होते हुए बेल की साउंड के साइंस और उसके पॉसिबल एप्लीकेशंस में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। साउंड को लेकर बेल का जुनून सिर्फ थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा था। यह उनके लिए बहुत पर्सनल था। उनकी माँ और बाद में उनकी वाइफ मेबल हबर्ड दोनों सुन नहीं सकती थीं। इससे उनकी इस इच्छा को और बल मिला कि वो उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढें जिन्हें सुनने में परेशानी होती है। सुनने में होने वाली मुश्किलों से यह पर्सनल जुड़ाव उनके काम के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स बन गया, उन्हें कम्युनिकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के नए नए तरीके खोजने के लिए मोटिवेट करता रहा। बेल का शुरुआती करियर एजुकेशन के प्रति उनके डेडिकेशन और साउंड के रहस्यों को सुलझाने के जुनून से पहचाना जाता है। उन्होंने इंग्लैंड और बाद में कनाडा में सुन न सकने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनके कम्युनिकेशन में मदद करने के लिए लगातार नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। सुन न सकने वालों के साथ उनके काम ने उन्हें स्पीच और हियरिंग के मैकेनिक्स की गहरी समझ दी, जिसने टेलीफोन पर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम की नींव रखी। साइंस और इंसानी जुड़ाव का तालमेल, यही थी बेल की असली ताकत। बेल का आविष्कार करने का तरीका, उसकी खासियत थी साइंटिफिक बारीकी और इंसानों के आपस में जुड़ने की चाहत के लिए गहरी हमदर्दी, इन दोनों का एक अनोखा मेल। वो समझते थे कि असली इनोवेशन सिर्फ टेक्निकल काबिलियत से नहीं, बल्कि असल दुनिया की मुश्किलों को हल करने और इंसानी बातचीत की दूरियों को कम करने की सच्ची इच्छा से भी आता है। ये नजरिया, जो उनके अपने तजुर्बों पर आधारित था और उनकी साइंटिफिक जिज्ञासा से प्रेरित था, उन्हें एक आविष्कारक के तौर पर सबसे अलग बनाता था। 1871 में बेल बॉस्टन, मैसाचुसेट्स चले गए, सुन न पाने वाले स्टूडेंट्स के साथ अपना काम जारी रखने के लिए। वहां उन्होंने सुन न पाने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और ऐसे डिवाइसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया जो इलेक्ट्रिकल तारों के जरिए आवाज भेज सकते थे। उनके काम ने गार्डिनर हबर्ड और थॉमस सैंडर्स का ध्यान खींचा, जो दो अमीर बिजनेसमैन थे जिन्होंने बेल के रिसर्च में कमर्शियल संभावना देखी और उन्हें पैसों से मदद की। अपने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करते समय, जो एक ऐसा डिवाइस था जिसे एक ही तार पर एक साथ कई टेलीग्राफ मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया था, बेल को अचानक एक ऐसा सिद्धांत मिला जो टेलीफोन बनाने में बहुत जरूरी साबित होने वाला था। उन्होंने पाया कि साउंड वेव के वाइब्रेशन से मॉड्यूलेट किया गया एक लगातार इलेक्ट्रिकल करंट दूर तक उन आवाजों को रिप्रोड्यूस कर सकता है। यह बड़ी कामयाबी, हालांकि शुरू में यह उनके टेलीग्राफ के काम के साथ एक साइड प्रोजेक्ट था, इसने बेल के अंदर एक नया जोश भर दिया। फिनिश लाइन तक की दौड़, इन्वेंशन की तेजी और BRH जाती है। बेल को जब ये एहसास हुआ कि वो शायद बिजली के तारों से असली आवाज भेज सकते हैं, तो उनके अंदर एक जबरदस्त जुनून पैदा हो गया। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और फोकस अपने इन्वेंशन को परफेक्ट बनाने में लगा दिया। अक्सर अपनी भरी पूरी लेबोरेटरी में देर रात तक काम करते थे। उन्हें पता नहीं था कि इस कोशिश में वो अकेले नहीं थे। देश भर में दूसरे इन्वेंटर्स, खासकर एलाइशा ग्रे, भी टेलीफोन के अपने वर्जन को परफेक्ट बनाने की दौड़ में लगे थे। टेलीफोन इन्वेंट करने की ये दौड़ सिर्फ पहचान या पैसे कमाने का कंपटीशन नहीं था। ये टेक्निकल मुश्किलों के खिलाफ एक लड़ाई थी, मौजूदा टेक्नोलॉजी की कमियों को दूर करने की एक लगातार कोशिश थी। बेल और उनके कॉम्पिटिटर्स को नाकामयाबी, फ्रस्ट्रेशन और शक के पल भी देखने पड़े, लेकिन वो डटे रहे, इस बात से मोटिवेटेड कि वो कम्युनिकेशन में क्रांति लाने की कगार पर थे। बेल की लेबोरेटरी का माहौल उम्मीद और एक अर्जेंसी के एहसास से एकदम इलेक्ट्रिक था। उन्होंने अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर काम किया, अपने डिवाइस के हर कंपोनेंट को बहुत ध्यान से टेस्ट करते, सुधारते और बार बार रीटेस्ट करते थे। हर छोटी जीत, आवाज की क्लैरिटी में हर सुधार उनके इरादे को और मजबूत करता था। उन्हें पता था कि वो मंजिल के करीब हैं, लेकिन फिनिश लाइन हर गुजरते दिन के साथ खिसकती हुई सी लगती थी। मिस्टर वॉटसन, यहां आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। इतिहास में लिखा गया एक पल। 10 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की आवाज तारों से होती हुई वॉटसन के कानों तक पहुंची और इसी के साथ उनके इन्वेंशन को कामयाबी मिली।
बेल का यह ट्रायम्फ कंट्रोवर्सी से गिरा हुआ था। जिस दिन बेल ने अपना पेटेंट फाइल किया, उसी दिन एलिशा ग्रे ने भी एक सिमिलर डिवाइस के लिए कावियाट फाइल कर दिया। इसकी वजह से एक लीगल बैटल छिड़ गई, लेकिन आखिरकार कोर्ट्स ने बेल के हक में फैसला सुनाया। 1877 में बेल ने गार्डनर हबर्ड और थॉमस सैंडर्स के साथ मिलकर बेल टेलीफोन कंपनी बनाई। कंपनी का मिशन था टेलीफोन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को आम लोगों तक पहुंचाना। टेलीफोन का इन्वेंशन एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था। हर नया इटरेशन हैंड क्रैंक्ड मॉडल से लेकर स्मार्टफोन्स तक इंसानी इंजेन्युइटी को दिखाता है। शुरू के टेलीफोन्स में कुछ लिमिटेशंस थीं, लेकिन इन्वेंटर्स ने रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की। सिग्नल स्ट्रेंथ एक बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से माइक्रोफोन्स, बैटरीज और वायरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। डिजाइन भी इवॉल्व हुआ, बल्कि मॉडल से बदलकर स्लीक और एर्गोनॉमिक डिजाइन्स आए, जैसे कि कैंडलस्टिक टेलीफोन। हर चेंज का एम था यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना, जिससे टेलीफोन और भी इंट्यूटिव बन गया। टेलीफोन का ये एवोल्यूशन हमारी कनेक्ट करने की चाहत का सबूत है। शुरुआती कॉल्स के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत होती थी सर्किट्स को मैन्युअली कनेक्ट करने के लिए। ऑपरेटर्स, जो ज्यादातर महिलाएं होती थीं, उनका कॉल्स कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टेलीफोन एक्सचेंज के आने से टेलीफोन एक प्रैक्टिकल टूल बन गया। एफिशिएंसी की जरूरत ने ऑटोमेटिक स्विचबोर्ड को डेवलप करवाया। रोटरी डायल टेलीफोन, जो 20वीं सदी की शुरुआत में आया, उसने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया। ऑलमन ब्राउन स्ट्रोगर के इन्वेंशन से यूजर्स सीधे नंबर्स डायल कर सकते थे। रोटरी डायल ने टेलीफोन को और कन्वीनियंट और वाइड स्प्रेड बना दिया। वायरलेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में एक नए फ्रंटियर के तौर पर सामने आई। गुलियल्मो मार्कोनी ने पहला सक्सेसफुल वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम बनाया। 1906 में रेजिनाल्ड फेसेंडन ने रेडियो वेव्स के जरिए पहला वॉइस मैसेज ट्रांसमिट किया। वायरलेस कम्युनिकेशन ने सच्ची मोबिलिटी का वादा किया, बिजनेस और पर्सनल कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज करते हुए। टेलीफोन का सफर एक शुरुआती डिवाइस से स्मार्टफोन्स तक इनोवेशन का सबूत है। इसने कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल दिया, जियोग्राफिकल सीमाओं को तोड़ते हुए। टेलीफोन ने रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए रास्ता बनाया। स्मार्टफोन इस लेगेसी को आगे बढ़ाता है, हमें इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जोड़ता है। टेलीफोन का जर्नी ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक सबूत है और हमारे कनेक्शन की चाहत का। ये एक साइंटिफिक मार्वल से इवॉल्व हुआ, हमारी डेली लाइव्स में एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया। टेलीफोन ने दुनिया को छोटा कर दिया है, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस को फॉस्टर किया है। इसने हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदल दिया है। टेलीफोन ने इंसानी जुड़ाव को पूरी तरह बदल दिया, दूरियों के पार भी रियल टाइम बातचीत को मुमकिन बनाया। ये सैनिकों, इमिग्रेंट्स और फैमिलीज के लिए एक जीवन रेखा बन गया। फिजिकल दूरी के बावजूद इसने नजदीकियां बढ़ाईं। टेलीफोन ने बिजनेस में क्रांति ला दी, डिसीजन मेकिंग और ग्लोबल ट्रेड को तेज कर दिया। आज की मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज उसी नींव पर बनी हैं जो टेलीफोन ने रखी थी। सेक्शन 3, टेलीफोन की लास्टिंग विरासत, हमारे जीने, काम करने और मजे करने के तरीके को शेप करना। टेलीफोन का इम्पैक्ट सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन से कहीं ज्यादा है। इसने इनोवेशन के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया है, हमारे शहरों को रीशेप किया है और हमारे सोशल इंटरैक्शंस पर असर डाला है। इसकी लेगेसी हमारे जीने, काम करने और एमेजी करने के तरीके में बसी हुई है। टेलीफोन ने रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के लिए रास्ता बनाया। ये टेक्नोलॉजीज टेलीफोन के राइज की ही देन है। वायरलेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी टेलीफोन की लिनिएज से ही निकला है। टेलीफोन ने अर्बन प्लानिंग और सबर्ब्स के ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस किया। इसने सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को शेप किया और इंस्टेंट कम्युनिकेशन को एक आम बात बना दिया। टेलीफोन का यह गहरा असर हमारे सोशल ताने बाने में साफ दिखता है।
सेक्शन 4, स्मार्टफोन से आगे, एक हाइपर नेटवर्क्ड दुनिया में कनेक्शन का भविष्य। स्मार्टफोन एक नई टेक्नोलॉजिकल क्रांति में सबसे आगे खड़ा है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन तक पहुंच और एंटरटेनमेंट सब इन डिवाइसेस में एक साथ मिलते हैं। स्मार्टफोन हमें एक बहुत बड़े डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ता है। भविष्य में हमें और भी सीमलेस और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स हमें एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाते हैं जहां दूरी कोई बाधा नहीं होगी। सोचिए जरा, घर बैठे कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना या किसी दूर देश को घूमना। ये एडवांसमेंट्स प्राइवेसी, एक्सेसिबिलिटी और ह्यूमन कनेक्शन के बारे में सवाल खड़े करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम टेलीफोन की जर्नी से मिले सबक याद रखें। टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए और हमें सही मायनों में एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। टेलीफोन की कहानी कनेक्शन की कभी ना खत्म होने वाली ताकत और इंसानी सूझबूझ का एक सबूत है। टेलीफोन की एंड्यूरिंग पावर का सेलिब्रेशन। टेलीफोन का जर्नी एक रूडिमेंट्री डिवाइस से एक इंडिस्पेंसिबल टूल तक बहुत ही रिमार्केबल रहा है। इसने कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और हमारे सोशल इंटरैक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसका इम्पैक्ट इतना प्रोफाउंड है कि इसके बिना दुनिया इमेजिन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टेलीफोन की स्टोरी ह्यूमन इंजेन्युइटी और हमारी कनेक्ट करने की डिजायर का एक टेस्टमेंट है। ये हमें रिमाइंड कराता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस अक्सर सिंपल बिगिनिंग से ही होते हैं। टेलीफोन की लेगेसी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस हमें एक दूसरे के पास लाते हैं।